नमस्कार, जय हिंद। आज है 19 मार्च 2026 और आज के प्रमुख सैनिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन से रिलेटेड जो प्रमुख खबरें हैं उनको जानते हैं विस्तार से। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली खबर फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 8th पे कमीशन से रिलेटेड, जिसमें बताया गया कि फिटमेंट फैक्टर पर नया फार्मूला, सैलरी पेंशन में आएगा बड़ा उछाल, कब आएगी फाइनल रिपोर्ट। अभी 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है उसको लेकर के पेंशनर्स ने यहाँ पर एक नया फॉर्मूला सुझाया है और जिसका नाम दिया गया है फिटमेंट फैक्टर हाइब्रिड फॉर्मूला, जिसमें सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव संभव है। हालांकि 8वां वेतन अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर FN जो पीओ हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखने की मांग उनके द्वारा की गई है। वहीं 2025 की एक रिपोर्ट में इसका दायरा 1.82 से लेकर 2.46 के बीच में रहने की संभावना जताई गई थी। इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है ऐसा होना चाहिए जो महंगाई और बदलती आर्थिक स्थितियों के कारण कर्मचारी और खासकर पेंशनर्स की वास्तविक आय में आई जो गिरावट है उसको भरपाई कर सके। यहाँ पर इनके द्वारा एक फॉर्मूला सुझाया गया है। समिति ने फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने की सिफारिश की है और यहाँ पर बताया गया है कि इसमें 3 पुराने तरीकों को मिलाने की बात कही गई है। डॉक्टर वालेस एक्वायर्ड जो फॉर्मूला है 7वें वेतन आयोग का अप्रोच और 5वें वेतन आयोग का कॉन्सेप्ट रिलेटिव इनकम मॉडल इनके द्वारा बताया गया है। यहाँ पर जो समिति है उनके द्वारा बताया गया है कि इस फॉर्मूले से ज़्यादातर संतुलित और वास्तविक फिटमेंट फैक्टर तय किया जा सकेगा, जिससे पेंशनर्स की जो बेसिक पेंशन है उसमें सही मायने में बढ़ोतरी हो। अभी इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें उन्होंने इनकी मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय सिर्फ बेसिक खर्च ही नहीं बल्कि आज के समय की ज़रूरतों के मुताबिक खर्चे भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें कि रोज़मर्रा की चीज़ें, इंटरनेट और डिजिटल खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को शामिल करने की सिफारिश इनके द्वारा की गई है। और इसी बात को लेकर के या इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके फिटमेंट फैक्टर तय किया जाना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने जो दूसरी बात यहाँ पे कही है जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो फैमिली यूनिट है उसको 4 करने का इनके द्वारा सुझाव दिया गया है। एक परिवार की यूनिट 4 सदस्यों के आधार पर तय करने का सुझाव इनके द्वारा दिया गया है ताकि गणना वास्तविक हो सके। समिति ने यह भी कहा है कि अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पेंशन संशोधन में समानताएं बनाए रखना जरूरी है। अगली खबर भी 8th पे कमीशन से लेकर है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सैलरी, पेंशन और भत्तों पर बड़ा अपडेट है। रेलवे संगठन ने उठा दी 9 नई मांगे। उनके द्वारा क्यों ये कदम उठाया गया है? 8वें वेतन आयोग को लेकर के रेलवे के एक प्रमुख संगठन IRTSA ने 18 सवालों को जो प्रश्नावली है उन पर ही सवाल उठाते हैं। संगठन ने कर्मचारियों के वर्गीकरण, भत्तों और पेंशन और पदोन्नति सहित 9 नई मांगे इनके द्वारा रखी गई है। अभी यहाँ पर जो 18 प्रश्न पूछे गए हैं 8th पे कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उनके आपको उन पर सुझाव देने हैं। यहाँ पर इनके द्वारा यानी कि रेलवे का जो संगठन है इनके द्वारा कहा गया है कि यह प्रश्न ही ठीक नहीं है, यहाँ पर और नए प्रश्न होने चाहिए थे कर्मचारियों से रिलेटेड। हम सब जानते हैं कि 16 मार्च 2026 पहले जो 8th पे कमीशन की वेबसाइट थी उस पर सुझाव देने के लिए 16 मार्च का टाइम था और अभी इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या आम नागरिक हैं, संगठन है, वहाँ अपनी प्रक्रिया, अपने सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके। लेकिन इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने आयोग की चेयरपर्सन रंजना देसाई को पत्र लिखा है और कहा है कि जो मौजूदा प्रश्नावली है वहाँ आधी अधूरी है और इसमें सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल नहीं किए गए हैं। यानी कि जो इनके द्वारा 18 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ आधे अधूरे हैं, पेंशनर्स, भत्तों से रिलेटेड या फिर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो वहाँ पर शामिल नहीं किए गए हैं। संगठन ने आगे यहाँ पे कहा कि 7वें वेतन आयोग में 196 भत्तों पर चर्चा हुई थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग में
थीम में सिर्फ 12 कैटेगरी रखी गई हैं। संगठन ने कहा कि हर भत्ता अलग ज़रूरत के लिए होता है, इसलिए सभी भत्तों को विस्तार से शामिल करना जरूरी है ताकि कर्मचारियों को सही लाभ मिल सके। पेंशन और फैमिली पेंशन पर भी इनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं। आयोग की मौजूदा प्रश्नावली जो इनके द्वारा दी गई है, पेंशन से जुड़े मुद्दों पर का यहाँ पर स्पष्ट जिक्र ही नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि लाखों रिटायर कर्मचारी और उनके परिवार उनसे सीधे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर 8th पे कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें जो मुद्दे हैं 18, उन पर ही सवाल उनके द्वारा उठाए गए हैं और कहा गया है कि यहाँ जो क्वेश्चन आपके द्वारा दिए गए हैं, प्रश्नावली है, यहाँ पूरी नहीं है, इसमें और भी प्रश्न ऐड होने चाहिए थे पेंशनर्स और कर्मचारियों से रिलेटेड। ईसीएसएस जो कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए एक सुविधा दी हुई थी, इसका आजकल किस तरह से यूज हो रहा है, यहाँ पर इससे संबंधित न्यूज़ आप देख सकते हैं। अलग अलग न्यूज़ में आपको इस तरह की फर्जीवाड़े देखने को मिलेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पॉलीक्लिनिक में तैनात एक चिकित्सा अधिकारी और एक निजी अस्पताल में जो अधिकारी हैं उनको इस योजना के तहत संचालित एक निजी स्वास्थ्य सेवा सुविधा को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले में रिश्वत लेने के आरोप में यहां पर गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार यह मामला 15 मार्च को 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें ईसीएचएस अधिकारी, एक निजी कंपनी और निजी अस्पताल के 3 प्रतिनिधि तथा कुछ अज्ञात व्यक्ति है वो इसमें शामिल थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि चिकित्सा अधिकारी ने संस्थान को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने के लिए निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश रची। आरोपी लोक सेवक ने कथित तौर पर अस्पताल के प्रतिनिधियों से अवैध संतुष्टि के बदले में ईसीएचएस योजना के तहत मरीजों को रेफरल करके पैनल वाले निजी अस्पताल को सुविधा प्रदान की और अनुचित लाभ यहाँ पर पहुँचा है। यानी कि यहाँ पर निजी अस्पताल के साथ साठगांठ की गई और रेफरल उसी निजी अस्पताल में किया गया जहां से इन्होंने पैसे लिए थे। जो मुद्दे हैं 18, उन पर ही सवाल उनके द्वारा उठाए गए हैं और कहा गया है कि यहाँ जो क्वेश्चन आपके द्वारा दिए गए हैं, प्रश्नावली है, यहाँ पूरी नहीं है, इसमें और भी प्रश्न ऐड होने चाहिए थे पेंशनर्स और कर्मचारियों से रिलेटेड। अगली खबर ईसीएचएस में घोटाले से रिलेटेड है और ईसीएचएस में हो रहे फ्रॉड को लेकर के है। ईसीएचएस मेडिकल ऑफिसर्स प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ फॉर टेकिंग ब्रेव। ईसीएचएस जो कि सेना के जो रिटायर्ड पर्सन है और उनके आश्रितों के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर फर्जीवाड़ा और रिश्वतखोरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप इससे संबंधित न्यूज़ देख सकते हैं। ये 17 मार्च की पूर्व सैनिकों की जॉब की बात की जाए तो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। ये वैकेंसीज इंटरव्यू के आधार पर ली जाएगी। 23 मार्च 2026 को AWPO ऑफिस जालंधर में पूर्व सैनिक जो कि EME पर्सन है उनके लिए वैकेंसीज रहने वाली है और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेड हैं, जिसमें कि मास्टर टेक ऑटो टेक ए व्हीकल, मास्टर टेक ऑटो इलेक्ट्रीशियन ए व्हीकल, मास्टर टेक ऑटो टेक्नीशियन बी व्हीकल और मास्टर टेक ऑटो इलेक्ट्रीशियन बी व्हीकल SKT-MT। और यहाँ पर सैलरी आपको 50,000 से ज़्यादा दी जा रही है। इंश्योरेंस, PF और ESI की बेनिफिट भी दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो लोकेशंस बताए गए हैं, पटियाला, झांसी, बबीना, ऑल पंजाब एंड राजस्थान, ऑल पंजाब एंड राजस्थान, पटियाला, झांसी एंड बबीना, ये लोकेशंस बताए गए हैं। टोटल संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है 58 साल। अकोमोडेशन आपको दिया जा सकता है, यहाँ पर डिस्कस होगा 23 मार्च 2026 को जो इंटरव्यू होगा उसी के दौरान इसके बारे में बात किया जाएगा। एडिशनल बेनिफिट आपको PF इंश्योरेंस, PF और ESI दिया जाएगा। वॉकिंग जो इंटरव्यू है यानी कि वर्किंग जो आवर होगा यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक 29 दिन होगा यहाँ पर। अभी वर्किंग आवर की बात की जाए तो 8:30 से लेके शाम को 5 बजे तक और 29 डेज आपको लीव साल में दिए जाएंगे। और यहाँ पर AWPO ऑफिस जालंधर में 23 मार्च 2026 को 9 बजे से यहाँ पर इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पर होगा। आपको जो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं ये सब आपको यहाँ पर ले जाने होंगे। EME पर्सन के लिए वैकेंसीज है जो कि मैंने ट्रेड यहाँ पर बताए थे। बाकी आप अपना विलिंगनेस, इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ अपना जो डिटेल्स है ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं यदि आपको भेजना है तो
तो जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं वह अपना विलिंगनेस यानी कि आप जा रहे हैं ro.jalandhar@awpo.in पर आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है उनका ये, और उस पर अपनी डिटेल्स आप भेज सकते हैं, या अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, अपना CV भेज सकते हैं, या अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ, या मैं सो एंड सो नंबर जो भी आपका वो डिटेल्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। उन सैनिकों के लिए है जो कि 1 साल के अंतर्गत रिटायर होने वाले होते हैं, और काफ़ी बार आपने गवर्नमेंट की जॉब की नोटिफिकेशन में देखा होगा जिसमें लिखा होता है कि सेवारत जो सैनिक हैं वहाँ भी 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं तो वह भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। इस तरह का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, लेकिन उसमें करेक्ट मेंशन काफ़ी में नहीं होती है, काफ़ी में होती है, और काफ़ी में इस तरह का मेंशन नहीं होता है कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो रिटायर हो रहे हैं वहाँ इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी से संबंधित एक केस हुआ था जिसमें कि आयोग ने उन्हें फेल कर दिया, यानी कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि उनका सब कुछ क्लियर हो चुका था, वहाँ पास हो चुके थे। फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और उसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया। देख रहे होंगे आप लोग, पूर्व सैनिक कोटा आवेदन की अंतिम तिथि नहीं, रिजल्ट की तारीख से गिना जाएगा 1 साल। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिक कोटे से जुड़ी भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए 1 वर्ष की सेवा समाप्ति की अवधि आवेदन की अंतिम तिथि से नहीं बल्कि परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से की जाएगी। अब यहाँ पर बात क्या हुई थी, जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश सुकाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब पात्रता नियम अस्पष्ट हों तो उनकी व्याख्या उम्मीदवार के पक्ष में की जाएगी। मामला एक सेना के जवान से जुड़ा था जिसने भारतीय सेना में सेवा करते हुए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने पूर्व सैनिक कोटे के तहत आवेदन किया और सभी चरण लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और मेडिकल सफलतापूर्वक पास कर लिए। हालांकि आयोग ने उनकी उम्मीदवारी इस कारण से रद्द कर दी, यह कहते हुए कि आवेदन की अंतिम तिथि से 1 वर्ष के भीतर सेना से मुक्त नहीं हुए आप। अदालत में जब वो गए और अदालत ने पाया कि संबंधित नियम में स्पष्ट नहीं है कि 1 वर्ष की अवधि किस तारीख से गिनी जाएगी, ऐसे में उम्मीदवार के पक्ष में व्याख्या करना उचित है, और उन्होंने यहाँ पर पक्ष देते हुए जो यहाँ पर उम्मीदवार है उनके पक्ष में फैसला दिया।